हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 49 यानी कार्यपत्रक संख्या 49 को। आज की हमारी वर्कशीट बेहद इंटरेस्टिंग है। आज की वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं भारत की एक भौतिक विभाजन की। हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि भारत को मुख्य तौर पर 6 भौतिक भागों में बांट सकते हैं। ऊपर उत्तरी भाग जो है हिमालय आ गया, उसके दक्षिण में उत्तरी भारत का विशाल मैदान है और पश्चिम में थार का मरुस्थल है। दक्षिण की तरफ बढ़े तो दक्कन का पठार आ जाता है या प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है और प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ तटीय मैदान आ जाते हैं जो 5वां भाग है और छठा भाग होता है द्वीप समूह। आज हम इनमें से थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पता लगाते हैं थार के मरुस्थल में क्या क्या इंटरेस्टिंग है। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 49 यानी कार्यपत्रक संख्या 49 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल का दूसरा पार्ट भारत का भौतिक स्वरूप है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज की दिनांक है 3 नवंबर 2020। भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल, जिसको हम ज़्यादातर थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं या जिसको हम रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल है वो राजस्थान राज्य में है, यानी कि पश्चिम की तरफ है हमारे। ये राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म और उष्ण मरुस्थल है। मरुस्थल है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठंडे मरुस्थल भी हो सकते हैं और गर्म मरुस्थल भी हो सकते हैं। जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा था, लद्दाख का मरुस्थल है वो क्या है, ठंडा मरुस्थल है। लेकिन जो थार मरुस्थल है वो गर्म और उष्ण मरुस्थल है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली है कि हम समझते हैं कि पूरा राजस्थान है वो मरुस्थल है, ऐसा नहीं है। थार के मरुस्थल का मतलब है कि उसका पश्चिमी भाग राजस्थान का जो पश्चिमी भाग अरावली पर्वत के जो पश्चिम में है उसको हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। थार के मरुस्थल में बालू के टीबे होते हैं, यानी कि रेत का जो टीला होता है बड़ा बड़ा, उसको हम टीबे बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर बालू के टिब्बे होते हैं और जो बालू के टिब्बे होते हैं वो तरंगित होते हैं, यानी कि ऊंचे नीचे होते हैं। आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। तो वो ऊंचे नीचे जो टीले होते हैं बालू के वो ज़्यादातर दिखाई देते हैं। और दूसरी जो यहाँ की विशेषता है वो ये कि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा वो 150 मिलीमीटर है, 150 मिलीमीटर, यानी कि लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास है। अगर हम जैसलमेर बाड़मेर की साइड में चले जाएं, थोड़ा और पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं तो ये बारिश और कम होती जाती है। अगर हम बारिश का अंदाज़ा लगाएं तो जितनी बारिश एक दिन में कई बार मेघालय में होती है, मेघालय में चेरापूंजी में या मासिनराम में एक दिन में होती है, उतनी बारिश यहाँ पर लगभग 10 वर्षों में होती है। अंदाज़ा लगाइए कि कितनी कम बारिश होती है। तो यहाँ पर बारिश है वो बहुत कम होती है। अब बारिश कम होने से यहाँ की जलवायु शुष्क होती है और प्राकृतिक वनस्पति यानी कि घास पेड़ पौधे हैं वो कम पाए जाते हैं क्योंकि बारिश कम है। और इसी के कारण यहाँ पर कृषि है वो उतनी अच्छी अवस्था में बिल्कुल भी नहीं है। और जो पेड़ पौधे पाए भी जाते हैं वो कांटेदार होते हैं, उनका कद कम होता है क्योंकि यहाँ पर कद मतलब हाइट कम होती है क्योंकि यहाँ पर बारिश है वो कम है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको हम थार मरुस्थल या मरुस्थली भी कहते हैं। ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनता वाला मरुस्थल है। यानी हम सहारा मरुस्थल की बात करें, गोबी मरुस्थल या अटाकामा मरुस्थल जो विश्व के अन्य मरुस्थल है, वहाँ पर जनसंख्या कम है, 1 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं है, यहाँ जनसंख्या अच्छी खासी है, लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक यहाँ का जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब ये है कि यहाँ जनसंख्या घनत्व वो सर्वाधिक है पूरे विश्व में। ओके, तो यहाँ पे अब तक हमने पढ़ा कि थार मरुस्थल कहाँ है और वहाँ की जलवायु कैसी है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो थार मरुस्थल है इसके इतिहास के बारे में जाने तो हमेशा से ये मरुस्थल नहीं रहा है कि मेसोजोइक जो युग था वहाँ पर उस युग में यहाँ पर ये जो इलाका था वो समुद्र के अंदर था, यानी कि यहाँ तक समुद्र था। और इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर है उसके पास ब्रह्मासर से मिले समुद्री अवसाद या आकलवुड फॉसिल पार्क से प्राप्त प्रमाणों से होती है।
यानी यहाँ पर मेसोजोइक युग तक क्या था, समुद्र के नीचे आता था, यानी समुद्र यहाँ तक फैला हुआ था। और इसकी हमें प्रूफ मिले, प्रूफ क्या मिले, जैसलमेर है, जैसलमेर के पास ब्रह्मसर है एक इलाका, वहाँ पर समुद्र के अवसाद मिले हैं। दूसरा आकलवुड फॉसिल पार्क है, वहाँ से भी कुछ प्रमाण मिले जो समुद्री तट या फिर समुद्र के अंदर होने के जो हमें साक्ष्य देता है, यानी ये भाग कभी समुद्र के नीचे होता था, यानी हमेशा से मरुस्थल ये नहीं रहा है। वुड फॉसिल की आयु जो है, जो वुड फॉसिल मिले हैं उसकी आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष है। जिनका मेरी तरह मैथ्स कमज़ोर है तो उनको बता दूं कि मिलियन में 10 लाख वर्ष होते हैं, यानी कि 10 लाख है, 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 180 मिलियन 1800 लाख वर्ष पुराना है ये वुड फॉसिल। हालांकि मरुस्थल की जो चट्टानी संरचना है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है, यानी जो चट्टान है यहाँ की पाई जाती है वो प्रायद्वीपीय पठार है, जितना पुराना है उतना ही पुरानी यहाँ की चट्टानें पाई जाती है। फिर भी शुष्क परिस्थितियों और वायु की क्रियाओं या भौतिक अपरदन के कारण इनकी जो, क्योंकि शुष्क परिस्थितियाँ यहाँ बारिश नहीं होती है, वायु तेज़ गति से यहाँ पर चलती है, और भौतिक अपरदन के कारण यानी कटाव के कारण ये जो यहाँ की धरातलीय विशेषता वो प्रायद्वीपीय पठार से अलग दिखती है। यानी कि यहाँ का जो पठारी इलाका है, चट्टानी इलाका है, वो है तो उसी आयु का, लेकिन वो अलग दिखता है। यहाँ पर कई प्रकार की भू-आकृतियाँ भी पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी। जैसे मशरूम रॉक पाया जाता है। अब मशरूम रॉक क्या है, मशरूम की तरह, मशरूम देखा ना आपने, ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, तो यहाँ पर कई जगह पे पर्वत पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती है। अब वो चट्टानें पाई जाती है जब हवा चलती है, हवा चलती है तो हवा क्या चलेगी, एक जगह से दूसरी जगह चलेगी, और उसमें अपने साथ क्या बहा के लेके जाएगी, अपने साथ छोटे छोटे कंकर पत्थर उड़ा करके लेके जाती है। और वो कंकर पत्थर है वो औजार का काम करते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो आंधियाँ चलती है, तेज़ हवाएं चलती है, तो जो चट्टान थी उसको नीचे से कटाव क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, और ऊपर से कम होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ बारीक हवा उड़ती है, उसके साथ बारीक कंकर पत्थर या बारीक मिट्टी है वो उड़ती है। तो नीचे कटाव तो ज़्यादा होता है और ऊपर जो कटाव या अपरदन है वो कम होता है। इसके कारण वो चट्टान है वो सैकड़ों हजारों सालों के बाद मशरूम की तरह बन जाती है ऐसी। ओके, तो उसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक। ओके, तो मशरूम रॉक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं राजस्थान में, रेगिस्तान में। दूसरा, बालू का टिब्बे अधिक मिलते हैं। बालू का टिब्बे मतलब रेत के टीले, आपने देखे होंगे मूवीज़ में, टीवी सीरियल में देखे हैं, तो वो काफ़ी अधिक मिलते हैं। तीसरे, यहाँ पे बरखान मिलते हैं। बरखान क्या है, ऐसे चांद के आकार का, आधा चांद, क्रिसेंट जिसको बोलते हैं, उसके आकार की आकृतियाँ, जो रेत के टीले होंगे वहाँ पर जब तेज़ हवाएं चलती है तो मिट्टी ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाती है, ऐसे आधा चांद सा बन जाता है क्रिसेंट की तरह, तो उसको बोलते हैं बरखान। तो यहाँ पे बरखान भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ज्यूगेन भी दिखाई देते हैं। ज्यूगेन क्या होता है कि यहाँ पे कहीं पे मुलायम मिट्टी है, कहीं पे चट्टानें हैं, तो बीच में मुलायम मिट्टी तो हवा के साथ उड़ गई, वो चट्टान नहीं है, वो खड़ी रही है, तो ऐसी जो आकृति होगी उसको बोलते हैं हम ज्यूगेन। तो ये मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरखान, ज्यूगेन, ये यहाँ की प्रमुख सतलाकृतियाँ हैं या भू आकृतियाँ हैं। बरखान है वो अर्धचंद्राकार का टीला है, जो हमने पढ़ लिया कि इसका बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तार पाया जाता है, और ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। अगर जैसलमेर जाने का मौका मिलेगा तो आप बरखान, रेत के टीले, मशरूम रॉक, ज्यूगेन सब देख पाओगे। अब हम बात करते हैं कि ढाल के आधार पर ये जो थार का मरुस्थल उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उत्तरी भाग हो गया और एक हो गया दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग हो गया जिसका ढाल है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की तरफ है, उत्तर की तरफ में, और दक्षिणी भाग जो गुजरात की तरफ है जिसका ढाल है कच्छ के रण की ओर है। यहाँ पर नदियों की बात करें, क्योंकि बारिश कम होती है तो नदियाँ यहाँ पर नाम मात्र की है। जो नदियाँ हैं वो भी वर्षावाही है। वर्षावाही का मतलब है कि मौसमी नदियाँ, बारिश होगी तो पानी आ गया, बारिश नहीं हुई तो ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ तो बारिश कम हो रही है। दूसरा ये कि यहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है गर्मियों में, क्योंकि तापमान अधिक रहता है। तीसरा ये कि यहाँ पर कोई हिम नदी नहीं है। हिम नदी कहाँ होगी, बर्फ़ की नदी कहाँ होगी, बर्फ़ कहाँ जमा होगी, पर्वतों पे ऊपर। तो यहाँ पर ऐसे ऊंचे पर्वत भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो नदियाँ वो मौसमी नदियाँ हैं, यानी कि वर्षावाही नदियाँ, जब बारिश आती है तभी उनमें पानी आता है। और यहाँ की जो अधिकांश नदी है वो अंतःप्रवाह अपवाह प्रणाली, अंतःप्रवाह मतलब समुद्र में नहीं गिरती, बल्कि थोड़ी दूर जा कर के किसी झील या पलाय में ख़त्म हो जाती है। ओके,
तो ये क्या है, अंतःप्रवाह उनको बोलते हैं, समुद्र में नहीं गिरती क्योंकि उनमें पानी की मात्रा थोड़ी होती है। थोड़ी दूर गए बारिश के दिनों में, उसके बाद वो वहीं पे रेगिस्तान में ख़त्म हो जाती है या फिर किसी झील में गिरती है या पलाया में गिरती है। अब बात आती है कि ये पलाया क्या है। पलाया झील होती है, लवणीय झील। लवणीय होता है जो खारे पानी की झील होती है जिनसे नमक निकाला जाता है। तो ऐसी झीलें राजस्थान में खासतौर पे उदयपुर के आसपास काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ की नदी की बात करें तो सबसे प्रमुख नदी है लूनी है, जिसको वहाँ के लैंग्वेज में लूणी कहा जाता है। लूणी इसलिए क्योंकि ये खारे पानी की नदी है, खारा पानी अधिक होता है और इसको रेगिस्तान में, राजस्थान में जो नमक होता है उसको लूण कहा जाता है। तो उसी नाम पे इसका नाम रखा गया है, लूणी या फिर लूनी नदी है। ये दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है और उच्च तापमान के कारण यहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है, बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ पर पूरे रेगिस्तान में पानी की कमी रहती है और पानी की कमी के कारण यहाँ कृषि नहीं हो पाती। इसीलिए यहाँ पर विकास, कृषि का विकास है विशेष तौर पर नहीं हो पाया। तो ये तो हमने जाना कि थार मरुस्थल के बारे में, कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर कौन सी भू आकृतियाँ पाई जाती है और वहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, पलाया क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने समझा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की वर्कशीट में 6 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों हैं। थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही को आप मौसमी भी कह सकते हो। मौसमी क्यों है, इसका कारण यह कि यहाँ पे वर्षा कम होती है, पहला कारण। दूसरा, अत्यधिक वाष्पीकरण होता है तो पानी वैसे ही गर्मियों में ही ख़त्म हो जाता है। तीसरा ये कि यहाँ पर पर्वतीय हिमनदी नहीं है, ना कोई पर्वत है और ना ही कोई हिमनदी है, इसलिए यहाँ पर नदियों में पानी केवल बारिश के दिनों में ही आ पाता है, इसलिए ये नदियाँ वर्षावाही कहलाती है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया कि पलाया से आप क्या समझते हैं, यानी पलाया क्या होता है। तो थार मरुस्थल में जो लवणीय झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं जिनसे नमक निकाला जाता है, उन्हें पलाया बोला जाता है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनता वाले मरुस्थल की कोई 2 जलवायु की विशेषताएं बतानी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनता वाला मरुस्थल है कौन सा, थार का मरुस्थल है। तो यहाँ की जलवायु की विशेषता ये कि यहाँ वर्षा कम होती है, यानी जलवायु शुष्क है। दूसरी विशेषता है ग्रीष्म ऋतु में तापमान उच्च रहता है। तीसरी विशेषता यहाँ पर वनस्पति का भी अभाव पाया जाता है। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि थार मरुस्थल की प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन सी है। तो थार मरुस्थल में मशरूम रॉक चट्टानें अधिक मिलती है, बरखान काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। बरखान लिखा है लेकिन ये खान बोला जाता है, बरखान। तीसरा ज्यूगिन और चौथा है बालू का टिब्बे या रेत के टीले अधिक पाए जाते हैं। पांचवां जो प्रश्न दिया गया कि थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में, ये सभी को पता है कि थार मरुस्थल है वो भारत के राजस्थान राज्य में है। छठा जो क्वेश्चन दिया गया, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांट सकते हैं और उनके नाम बताइए। तो 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान की तरफ है और दक्षिणी भाग जिसका ढाल गुजरात में रण के कच्छ की ओर है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन जो हम हर सोशल साइंस की वर्कशीट के साथ लेकर के आते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि जयपुर जो गुलाबी शहर कहलाता है किस राज्य में है, राजस्थान में है। ऐसे ही एक सूर्य का शहर भी कहलाता है जो राजस्थान में। आपको बताना है कि कौन से शहर को सूर्य का शहर कहा जाता है। ओके, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बड़ा फेमस शहर है वो भी, और वहाँ पर राजस्थान का हाई कोर्ट भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।